इमेजिन करो, बहुत बहुत पहले का टाइम, अर्थ तब बहुत अलग दिखती थी। जितनी भी लैंड आज हम जानते हैं वो सब एक साथ चिपकी हुई थी। उसे एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बना था। साइंटिस्ट इस सुपर कॉन्टिनेंट को पैंगेया कहते हैं। तब तक अटलांटिक ओशन था ही नहीं, बस एक बहुत बड़ी लैंड मैस थी जिसके चारों तरफ एक ग्लोबल ओशन था। सोचो, ये एक बहुत बड़ा पजल पीस जैसा था। ऐसा था हमारा प्लेनेट लाखों साल पहले। अर्थ के अंदर की फोर्सेस धीरे धीरे पावरफुली काम कर रही थी। वो एक बड़े सेपरेशन की तैयारी कर रही थी, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो दुनिया को नया शेप देने वाला था। फिर लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंगेया टूटना शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़े कुकी के टूटने जैसा था। लैंड मैसेस एक दूसरे से ड्रिफ्ट करने लगे, मतलब दूर जाने लगे। इस स्लो स्टेडी मूवमेंट से एक नई स्पेस बनी। ये स्पेस पानी से भरने लगी। यही अटलांटिक ओशन की बिल्कुल शुरुआत थी। ये रातों रात नहीं बना, इसमें लाखों लाखों साल लगे। जिन कॉन्टिनेंट्स को अब हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहते हैं, वो वेस्टवर्ड मूव हुए। अफ्रीका और यूरोप ईस्टवर्ड मूव हुए। उनके बीच का गैप बढ़ता गया और बढ़ता गया और इस नए ओशन के लिए एक बेसिन बन गया। इस कॉन्टिनेंटल सेपरेशन के पीछे जो फोर्स है उसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। अर्थ का जो आउटर शेल है वो बड़े बड़े प्लेट्स से बना है। ये प्लेट्स हमेशा मूविंग रहते हैं, हालांकि बहुत ही स्लोली। जहां ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग होते हैं वहां नया ओशन फ्लोर बनता है। बढ़ते हुए अटलांटिक के बीच में वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हुई। मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के नीचे से ऊपर आया, वो कूल हुआ और हार्ड हो गया और नया रॉक बन गया। ये प्रोसेस आज भी चलता है। ये कॉन्स्टेंटली पर बिना पता चले हर साल अटलांटिक ओशन को थोड़ा सा और चौड़ा कर रहा है, कॉन्टिनेंट्स को और दूर धकेल रहा है। अटलांटिक नाम के भी काफी पुराने रूट्स हैं। ये ग्रीक मिथोलॉजी से आता है। ये एटलस के नाम पर है, जो एक टाइटन था जिसे स्काई उठाए रखने की सजा मिली थी। पुराने ग्रीक्स मानते थे कि ये ओशन पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के पार था, जिसे अब हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। वो इसे सी ऑफ एटलस के रूप में देखते थे। तो ये माइटी ओशन जो कॉन्टिनेंट्स के स्लो डांस से पैदा हुआ, एक ऐसा नाम रखता है जो ग्रेट स्ट्रेंथ और वास्ट अननोन से जुड़ा है। ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ रही है, मिथ से साइंटिफिक डिस्कवरी तक। अटलांटिक ओशन सच में बहुत बड़ा है। ये हमारे प्लेनेट का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। अर्थ की टोटल सरफेस का लगभग 1/5 हिस्सा कवर करता है। कितना सारा पानी है। ये नॉर्थ में आइसी आर्कटिक ओशन से लेकर साउथ में ठंडे सदर्न ओशन तक फैला हुआ है। इसकी विड्थ काफी अलग अलग है। कहीं ये नैरोवर है और कहीं इनक्रेडिबली वाइड। इमेजिन करो, सदियों पहले इसे एक छोटी सी बोट में क्रॉस करने की कोशिश करना। इसका शीयर स्केल देखकर ही डर लग जाता। इस वास्टनेस ने क्लाइमेट्स को शेप किया है, वेदर पैटर्न्स पर असर डाला है और हमारी दुनिया की स्टोरी में बहुत बड़ा रोल निभाया है। ये ओशन सिर्फ वाइड ही नहीं है, ये इनक्रेडिबली डीप भी है। इसकी एवरेज डेप्थ लगभग 3646 मीटर या करीब 11962 फीट है। ये 2 माइल से भी ज्यादा सीधा नीचे, लेकिन ये और भी गहरा होता है। अटलांटिक का डीपेस्ट पॉइंट है पुर्तो रिको ट्रेंच। यहाँ ओशन फ्लोर 8376 मीटर या 27480 फीट तक नीचे जाता है। इस स्पॉट को मिल्वॉकी डीप कहते हैं। ये इमेंस प्रेशर और कंप्लीट डार्कनेस वाली जगह है। इतनी गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे रोबोटिक सबमरीन्स, ताकि वो क्रशिंग फोर्सेस को झेल सकें और नीचे छुपे सीक्रेट्स को सामने ला सकें। अटलांटिक ओशन फ्लोर की सबसे रिमार्केबल फीचर्स में से एक है मिड अटलांटिक रिज। ये एक इमेंस अंडर वाटर माउंटेन रेंज है। ये ओशन के सेंटर से नीचे तक जाता है, लगभग एक जायंट स्पाइन की तरह। ये नॉर्थ में आइसलैंड से लेकर साउथ में अंटार्कटिका के पास तक फैला हुआ है। ये रिज वो जगह है जहां नया ओशियानिक क्रस्ट बनता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होते हैं। ये इंटेंस वोल्केनिक और सीस्मिक एक्टिविटी वाला जोन है। इस मैसिव रिज के अलावा अटलांटिक फ्लोर पर सी माउंट्स भी हैं जो अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं और वास्ट फ्लैट एरियाज हैं जिन्हें एबिसल प्लेन्स कहते हैं, जो फाइन सेडिमेंट से ढके होते हैं। अटलांटिक का पानी कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। ह्यूज ओशन करंट्स ओशन के अंदर मैसिव रिवर्स की तरह बहते हैं। सबसे फेमस में से एक है गल्फ स्ट्रीम। ये पावरफुल करंट गल्फ ऑफ मैक्सिको से वार्म वाटर को नॉर्थ ईस्ट की तरफ अटलांटिक में ले जाता है। ये वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट को काफी वार्म कर देता है, जिससे यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड जैसी जगहें उतनी माइल्डर रहती हैं, मतलब उतनी ठंडी नहीं होती जितनी वो होती। दूसरे करंट्स जैसे कोल्ड लैब्राडोर करंट आर्कटिक से साउथ की तरफ बहता है।
ये करंट्स हीट, न्यूट्रिएंट्स और मरीन लाइफ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस वास्ट ब्लू एक्सपेंस के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हुए। सदियों तक अटलांटिक ओशन एक ग्रेट बैरियर था, लेकिन यह एक ग्रेट हाईवे भी बन गया। अर्ली एक्सप्लोरर्स जैसे वाइकिंग्स सबसे पहले इसके पानी में हिम्मत दिखाने वालों में से थे। लगभग साल 1000 में वो स्कैंडिनेविया से ग्रीनलैंड तक गए और नॉर्थ अमेरिका तक भी पहुंच गए। बाद में 15th और 16th सेंचुरीज में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने वॉयजेस शुरू किए। वो एशिया के लिए न्यू रूट्स ढूंढ रहे थे, उसके बजाय उन्हें अमेरिकास मिला। इन वॉयजेस ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने कॉन्टिनेंट्स और कल्चर्स को ऐसे जोड़ा जैसा पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया गया था और न्यू फ्रंटियर्स खोले। अटलांटिक ओशन फिर ग्लोबल ट्रेड का सेंट्रल बन गया। शिप्स यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकास के बीच गुड्स, पीपल और आइडियाज ले जाते थे। इसमें ट्रैजिक पीरियड ऑफ द ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड भी शामिल था, जो ह्यूमन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है। वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे शुगर, टोबैको, कॉटन और बाद में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसकी लहरों के पार ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। आज भी अटलांटिक एक वाइटल शिपिंग रूट है। जायंट कार्गो शिप्स हर साल बिलियंस ऑफ टन्स गुड्स ले जाते हैं। वो इकोनॉमीज को कनेक्ट करते हैं और दुनिया भर के लोगों को एसेंशियल प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ये मॉडर्न कॉमर्स का एक चलता फिरता रास्ता है। इसकी लहरों के नीचे अटलांटिक ओशन जिंदगी से भरा हुआ है। सनलिट सरफेस वाटर से लेकर डार्केस्ट डेप्थ्स तक काउंटलेस स्पीसीज यहां अपना घर बनाती हैं। टाइनी ऑर्गेनिजम्स जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं, फूड वेब का बेस बनाते हैं। उन्हें स्मॉल फिश और क्रस्टेशियंस खाते हैं। ये बदले में बड़े प्रेडेटर्स का खाना बनते हैं। कोरल रीफ्स जो अटलांटिक के वार्मर वाटर्स जैसे कैरिबियन में मिलते हैं, अंडर वाटर सिटीज जैसे होते हैं। वो कलरफुल फिश, सी टर्टल्स और बहुत से दूसरे फैसिनेटिंग क्रीचर्स से भरे होते हैं। ये इकोसिस्टम्स इंक्रेडिबली डाइवर्स हैं और ओशन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मरीन लाइफ की वैरायटी कमाल की है। आपको यहाँ ग्रेसफुल डॉल्फिन्स और प्लेफुल सील्स से लेकर मैजेस्टिक वेल्स तक सब मिलेंगे। जायंट स्क्विड डीप डार्क वाटर्स में छुपे रहते हैं। टूना और कॉड के स्कूल्स ने कई जनरेशंस तक फिशिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया है। यूनिक क्रीचर्स जैसे एंगलर फिश जिसके पास अपनी बायोलुमिनेसेंट लूर होती है, पिच ब्लैक एबिसल जोन में रहते हैं। शार्क्स जो ओशन के टॉप प्रेडेटर्स हैं, इन वाटर्स में पेट्रोल करते हैं और मरीन इकोसिस्टम्स का बैलेंस बनाए रखने में क्रूशल रोल निभाते हैं। अटलांटिक एक डायनामिक जीता जागता संसार है जो वंडर और बायोलॉजिकल रिचनेस से भरा है, जिसके बारे में हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और सीख रहे हैं। इतना बड़ा होने के बावजूद अटलांटिक ओशन को सीरियस थ्रेट्स का सामना है। ह्यूमन एक्टिविटीज इसके डेलिकेट इकोसिस्टम्स पर इमेंस प्रेशर डाल रही है। पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है। प्लास्टिक्स, केमिकल्स और दूसरा वेस्ट ओशन में पहुंच जाता है। वो मरीन लाइफ को हार्म करते हैं और पानी को कंटेमिनेट करते हैं। टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं अब हर जगह मिलते हैं, सरफेस से लेकर डीपेस्ट ट्रेंचेस तक। ये पोल्यूटेंट्स एनिमल्स को इंटेंगल कर सकते हैं या वो उन्हें गलती से फूड समझ सकते हैं, जिससे इंजरी या डेथ हो जाती है। हमें अपने ओशंस में जाने वाले वेस्ट को कम करना होगा ताकि इन वाइटल हैबिटेट्स को बचाया जा सके। ओवरफिशिंग एक और सिग्निफिकेंट चैलेंज है। कई सालों से ह्यूमंस ने समुद्र से बहुत ज्यादा फिश निकाली है। इससे कोड जैसी इंपॉर्टेंट फिश पॉपुलेशंस कम हो गई है। जब एक तरह की बहुत ज्यादा फिश पकड़ी जाती है तो पूरा फूड वेब डिसरप्ट हो जाता है। इसका असर दूसरे एनिमल्स पर पड़ता है जो उन फिश पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस क्रूशल हैं। इसका मतलब है इस तरह से फिशिंग करना कि फिश पॉपुलेशंस रिकवर कर सकें और थ्राइव कर सकें। इसका मतलब यह भी है कि सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करना जहां फिश ब्रीड करती हैं और ग्रो करती हैं, ताकि फ्यूचर के लिए फिश बची रहे। क्लाइमेट चेंज भी अटलांटिक ओशन पर गहरा असर डाल रहा है। जैसे जैसे अर्थ वार्म हो रही है, ओशन इस एक्स्ट्रा हीट का बहुत सारा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे सी लेवल्स बढ़ रहे हैं जो कोस्टल कम्युनिटीज के लिए थ्रेट हैं। एटमॉस्फेयर में बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड भी ओशन को ज्यादा एसिडिक बना रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन से कॉरल्स और शेलफिश जैसे क्रीचर्स के लिए अपने स्केलेटन्स और शेल्स बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकता है इंटायर इकोसिस्टम्स पर, जैसे कोरल रीफ्स जो बायोडाइवर्सिटी के लिए वाइटल हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटना अटलांटिक की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एसेंशियल है, लेकिन होप है दुनिया भर में लोग अटलांटिक ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट इसके इकोसिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि बेहतर समझ सकें कि उन्हें कैसे कंजर्व किया जाए। गवर्नमेंट्स मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बना रही हैं
जैसे अंडर वाटर नेशनल पार्क्स, जहां फिशिंग और दूसरी हार्मफुल एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड हैं। ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स ओशन इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं। अटलांटिक ओशन हमारे प्लैनेट के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। ये क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, फूड देता है और लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करता है। ये हम सब पर है कि हम इस मैग्निफिसेंट ब्लू रेल्म के अच्छे स्टूवर्ड्स बने आने वाली जनरेशंस के लिए।